is Radhika Gaur with session number 2 of your chapter Gravitation, and in this session we are going to discuss about Kepler's law of planetary motion. So guys, हमने जो लास्ट सेशन जब कर रहे थे हम अबाउट यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, तभी हमने क्या स्टडी किया था? तभी हमने ग्रेविटेशन के बारे में स्टडी किया था, ग्रेविटेशनल लॉ के बारे में स्टडी किया था। हमने वहां पे ग्रेविटी क्या होता है ये सारी चीजें समझी थी। अब यहाँ पे हम क्या है इस सेशन में पढ़ेंगे केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, दैट इज जो प्लैनेट्स का मोशन होता है उसमें केपलर्स ने क्या लॉ दी, और इसके साथ में ही हम पढ़ेंगे कि जो न्यूटन हैं उन्होंने कैसे केपलर की लॉ का यूज करके एक लॉ क्रिएट की। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे इस सेशन में वही सब स्टडी करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। केपलर प्रपोज 3 लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन। जो केपलर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्लैनेटरी मोशन की 3 लॉज बनाई। क्लियर, उन्होंने 3 लॉज क्या क्या बनाई? फर्स्ट लॉ ये थी, it stated that the path of any planet in an orbit around the sun follows the shape of an ellipse with the sun at one of its foci. अभी आप यदि मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपको क्लियरली पता होगा इलिप्स क्या होता है। इलिप्टिकल पाथ पता है आपको क्या होता है? कुछ कुछ ओवल शेप्ड रहता है। क्लियर, जो इलिप्स होती है उसमें एक फोकी होती है। क्लियर, तो केपलर के अकॉर्डिंग क्या था? केपलर के अकॉर्डिंग ये था कि कोई भी जो प्लैनेट है उसका जो पाथ होगा उसके ऑर्बिट में अराउंड द सन, उसका जो पाथ होगा वो कैसी शेप फॉलो करेगा? वो एलिप्स की शेप फॉलो करेगा, दैट इज कुछ कुछ ओवल शेप्ड में रहेगा, दैट इज एलिप्स की शेप में रहेगा। और एलिप्स पे भी क्या होगा कि एक फोकी पे वहां पे सन प्रेजेंट रहेगा। क्लियर, विद सन एट वन ऑफ इट्स फोकी, उसकी जो एक फोकी है उस पे हमारा सन अवेलेबल रहेगा, सन प्रेजेंट रहेगा। समझ में आया? केपलर्स की फर्स्ट लॉ क्या कहती है? It is stated that the path of any planet in an orbit around the sun follows the shape of an ellipse with the sun at one of the foci. Clear? इसके बाद आता है that the point in the orbit of a planet nearest to the sun is called perihelion. वो पॉइंट जो the point in the orbit का वो पॉइंट, कोई भी प्लेनेट है उसकी ऑर्बिट का वो पॉइंट जो सन के नियरेस्ट होगा उसे हम पेरिहेलियन बोलेंगे। क्लियर, दैट इज कोई भी प्लेनेट की जो ऑर्बिट है उस पे यदि कोई पॉइंट प्रेजेंट है जो सन के नियरेस्ट है तो हम उसे क्या बोलेंगे? हम उसे बोलेंगे पेरिहेलियन। क्लियर, एंड द पॉइंट फारदेस्ट फ्रॉम द सन इज कॉल्ड एपिहेलियन, और वो पॉइंट जो सन से फारदेस्ट डिस्टेंस पे होगा, ज्यादा डिस्टेंस पे होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे एपिहेलियन। समझ में आया? दैट यदि आपको एग्जाम में पूछने को आता है पेरिहेलियन एपिहेलियन क्या होता है, तो पेरिहेलियन वो पॉइंट होता है किसी भी प्लेनेट की ऑर्बिट का जो सन के नियरेस्ट होता है, और एपिहेलियन वो पॉइंट होता है जो सन से फारदेस्ट होता है। क्लियर, so the point in the orbit of a planet nearest to the sun is called perihelion and the point farthest from the sun is called aphelion. Is that clear to you? Now the thing is, अभी हमने फर्स्ट लॉ पढ़ी, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमने क्या स्टडी किया? फर्स्ट लॉ में हमने ये स्टडी किया कि जो प्लैनेट्स हैं वो जो ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं वो एक एलिप्टिकल पाथ को फॉलो करती है, और उसकी एक फोकी पे क्या होता है? सन प्रेजेंट रहता है। ये थी हमारी फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर। अब आ जाती है जो केपलर्स है उनकी सेकंड लॉ क्या है? It is stated that an imaginary line from the sun to the planet sweeps out equal area in equal interval of time. इसके अकॉर्डिंग क्या है? ये स्टेट करती है कि जो इमेजिनरी लाइन सन से प्लेनेट पे ड्रॉ की जाती है वो इक्वल एरिया को स्वीप करती है, इक्वल एरिया कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। क्लियर, ये क्या कहती है? ये लो हमारी ये कहती है दैट एन इमेजिनरी लाइन फ्रॉम द सन टू द प्लेनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो क्लियर हुआ? फर्स्ट तो हमारी ये कहती थी कि कोई भी प्लेनेट है वो सन के अराउंड इलिप्टिकल पाथ को फॉलो करेगा, और जो इलिप्टिकल पाथ को वो फॉलो कर रहा है उसकी एक फोकी पे हमारा सन प्रेजेंट रहेगा। जबकि सेकेंड लॉ हमारी क्या कही? सेकेंड लॉ हमारी ये कहती है कि जो इमेजिनरी लाइन ड्रॉ की जाती है सन से प्लेनेट के बीच में वो क्या करती है? वो इक्वल एरिया कवर करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये हो गई हमारी फर्स्ट एंड सेकेंड लॉ। क्लियर, इसके बाद हमारा चीज आती है कि जो सेकेंड लॉ में हमने पढ़ा दैट जो इमेजिनरी लाइन है वो इक्वल एरिया कवर करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, दैट इज इफ द टाइम ऑफ ट्रैवलिंग प्लेनेट फ्रॉम ए टू बी एंड सी टू डी इज सेम देन एरिया AOB एंड COD आर इक्वल। दैट इज आप एक एलिप्स बनाइए, ठीक है, वहां पे A और B दो प्लेनेट लीजिए, ठीक है, C और D दो अदर प्लेनेट लीजिए,
तो जो टाइम होगा ट्रैवलिंग का ए से बी तक और सी से डी तक वो सेम होगा, इसीलिए जो ट्रायंगल वहां पे दो बनेंगे ए और बी और सी और डी, उनका जो एरिया होगा वो भी इक्वल रहेगा। क्लियर? जो एरिया वहां पे निकालना होगा हमें ए ओ बी और सी ओ डी का वो भी इक्वल होगा। एक्चुअली ये इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो सन है और जो प्लेनेट है उसके बीच में जो हमारी लाइन, इमेजिनरी लाइन ड्रॉ होती है वो इक्वल एरिया कवर करती है, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नाउ द थिंग इज कैपलर्स थर्ड लॉ। कैपलर की जो थर्ड लॉ है वो क्या कहती है? It states that the cube of the mean distance of the planet from the sun is directly proportional to the square of time t to move around the sun। ये स्टेट करता है कि जो मीन डिस्टेंस है प्लेनेट की फ्रॉम द सन, उसका जो क्यूब होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के स्क्वायर के, टू मूव अराउंड द सन। सन के अराउंड यदि मूव करने के लिए टाइम के स्क्वायर के वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दैट इज आर क्यूब, ठीक है, जो मीन डिस्टेंस है उसका क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, जो सन के अराउंड मूव करने का जो टाइम है उसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हमने यहाँ पे एक कांस्टेंट का यूज किया, दैट इज के। तो आर क्यू इज इक्वल टू हो गया के टी स्क्वायर। क्लियर? के इज इक्वल टू हो जाएगा आर क्यू अपॉन टी स्क्वायर। ये भी क्लियर आपको? क्यों? क्योंकि यहाँ से हम क्या करेंगे, के की वैल्यू निकालने के लिए आर क्यू अपॉन टी स्क्वायर। टी क्या है? टाइम पीरियड ऑफ द प्लेनेट। आर क्या है? रेडियस एज मीन डिस्टेंस ऑफ द प्लेनेट फ्रॉम द सन। और के क्या है? केपलर कांस्टेंट, जो मैंने बताया था आपको कि जो टाइम पीरियड है प्लेनेट का वो टी है यहाँ पे, जो आर है वो मीन डिस्टेंस है, जो दैट इज रेडियस है एज द मीन डिस्टेंस ऑफ प्लेनेट फ्रॉम द सन, और के यहाँ पे केपलर कांस्टेंट है। एक्चुअली केपलर कुड नॉट गिव अ थ्योरी टू एक्सप्लेन द मोशन ऑफ प्लेनेट, लेकिन जो केपलर थे उन्होंने 3 लॉज तो दे दी, लेकिन वो क्या नहीं दे पाए, वो मोशन ऑफ प्लैनेट्स को एक्सप्लेन करने के लिए कोई थ्योरी नहीं दे पाए। बट न्यूटन showed that the cause of planetary motion is a gravitational force that the sun exerts on them। लेकिन न्यूटन ने क्या शो किया? न्यूटन ने ये शो किया कि जो प्लेनेटरी मोशन का कॉज होता है इज द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट द सन एक्सर्ट्स ऑन देम। वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जो सन उस पे एक्सर्ट करता है। क्लियर? that Newton showed that the cause of planetary motion is the gravitational force that the sun exerts on them। उन्होंने ये बताया कि जो प्लैनेट्स हैं वो किसकी वजह से मूव करते हैं, वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है, जो सन प्लैनेट्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं उसकी वजह से ही वो मूव करते हैं, उसकी वजह से ही प्लैनेटरी मोशन हो पाता है। Is that clear to you? Now the thing is, Newton used Kepler's third law to calculate the gravitational force of attraction। तो न्यूटन ने क्या किया? न्यूटन ने केपलर्स की थर्ड लॉ यूज की और उसके थ्रू उन्होंने ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को कैलकुलेट किया। कैसे किया? देखो, F इज इक्वल टू होता है mv स्क्वायर अपॉन r। ये क्या है हमारा? ये है हमारा फॉर्मूला किसका? जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? जो सेंटर के बीच में फोर्स लगती है उसे हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर? तो F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r है, ये हमें पता है। क्लियर? वेयर m इज इक्वल टू मास ऑफ प्लेनेट। यहाँ पे m क्या है? प्लेनेट का मास है, ना कि सन का। रिमेम्बर, यह m इज इक्वल टू मास ऑफ द प्लेनेट। एंड इफ t डोनेट्स द टाइम पीरियड, t क्या है? टाइम पीरियड को डोनेट करें तो t इज इक्वल टू 2 पाई r अपॉन न्यू हो जाएगा। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई मीन जब हम फ्रीक्वेंसी वगैरह के बारे में हम अपनी लोअर क्लासेस में स्टडी किया है तो वहां पे हमें पता है कि टाइम जो है 2 पाई r अपॉन न्यू के बराबर होता है। यहाँ से क्या होगा? सॉरी, इट्स नॉट न्यू, इट्स वेलोसिटी हियर। सॉरी, आई स्लिप्ड दैट। यहाँ पे वेलोसिटी कंसीडर करते हैं तो 2 पाई r अपॉन v। v इज इक्वल टू हो गया 2 पाई r अपॉन t। ठीक है, अब क्या हुआ? इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से हम क्या करेंगे? f इज इक्वल टू m अपॉन r। v स्क्वायर की जगह हम v की ये वाली वैल्यू रखेंगे, दैट इज 2 पाई r अपॉन t का होल स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 4 पाई स्क्वायर m r अपॉन t स्क्वायर। क्लियर? और मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय आर स्क्वायर। अब क्या करना है? हमें मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है बाय आर स्क्वायर एंड आर एच एस। दैट इज जो हमारी राइट हैंड साइड है, दैट इज ये जो साइड है, यहाँ पे हमें क्या करना है? आर स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, आर स्क्वायर से डिवाइड करना है। तो हमें मिल जाएगा 4 पाई स्क्वायर m अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर क्यू अपॉन टी स्क्वायर। दैट इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर m अपॉन आर स्क्वायर इंटू k। क्लियर? तो यहाँ से f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या होगा? f 1 अपॉन आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? आई होप आपको समझ में आया।
यही जो है हमारी क्या कहती थी, ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ कांस्टेंट कहती थी, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहती थी कि जो फोर्स है वो आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ऐसे करके क्या करा, न्यूटन्स ने केपलर्स की लॉ से क्या किया, न्यूटन्स ने केपलर की लॉ से जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है उसको एक्सप्लेन किया। अब बात आता है इनवर्स स्क्वायर क्या होता है। मैंने आपको फर्स्ट सेशन में भी बताया था इनवर्स स्क्वायर क्या होता है, बट मैं आपको अगेन बता देती हूँ। लेट अस सपोज दैट f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। हमने सपोज कर लिया f इज जो है वो डायरेक्टली इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हाँ वी कैन से f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द 1/r स्क्वायर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r स्क्वायर। क्लियर। अभी ये देखो इसमें क्या होता है, जब f r स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो इसका मतलब ये होगा इफ r गेट्स बिगर, यदि r बड़ा हो रहा है, रेडियस बड़ी हो रही है बाय द फैक्टर ऑफ 6 के फैक्टर से, तो जो r थी वो 6r हो गई, देन f बिकम्स 1/36 टाइम्स स्मॉलर। तो जो f है वो क्या होगा 1/36 टाइम्स स्मॉलर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? This law is universal in the sense that it is applicable to all bodies, whether the body is big or small, whether they are celestial or terrestrial. ये जो लॉ है ये हर एक सेंस में एप्लीकेबल होती है, हर एक बॉडी पे एप्लीकेबल होती है, चाहे वो बॉडी बिग है या स्मॉल है, चाहे वो एक कैलेस्ट्रियल बॉडी है या टेरेस्ट्रियल बॉडी है। इज दैट क्लियर टू यू? नाउ द थिंग इज ऑब्वियसली सच आई एम फॉर चैलेंजिंग क्वेश्चन मार्क एंड टुडेज क्वेश्चन इज द एस्ट्रोनॉट इन स्पेस फील वेटलेस। व्हाई? जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो स्पेस में वेटलेस फील करते हैं, ऐसा क्यों होता है? यू हैव टू आंसर दैट एंड योर टाइम टू स्टार्ट नाउ। 1 2 3 4 5 time's up. So have you answered this in your mind? Let's check out. Actually, they do not exert any force weight on their spaceship in the absence of gravity in the space. स्पेस में क्या है, ग्रेविटी की एब्सेंस है, वहां पे ग्रेविटी प्रेजेंस नहीं है। जब ग्रेविटी वहां पे प्रेजेंट नहीं है तो उस पे जो हमारी स्पेसशिप है, जो एस्ट्रोनॉट्स की स्पेसशिप है, ना तो उस पे कोई फोर्स एक्सर्ट होगी ना ही कोई वेट एक्सर्ट होगा। दिस इज द रीजन वो वेटलेस फील करते हैं। क्लियर? दैट दे डू नॉट एक्सर्ट एनी फोर्स वेट और वी कैन से वेट ऑन देयर स्पेसशिप इन एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी इन द स्पेस, देयरबाय एस्ट्रोनॉट्स फील वेटलेस इन द स्पेस। क्लियर? सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने स्टडी किया कि जो केपलर है उसकी लॉज क्या है, केपलर की फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों लॉज के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद में हमने ये भी डिस्कस किया जो न्यूटन्स हैं उन्होंने केपलर्स की लॉ की हेल्प से जो ग्रेविटेशनल की लॉ है उसको कैसे एक्सप्लेन किया। अलॉन्ग विद दैट हमने इनवर्स स्क्वायर लॉ के बारे में भी स्टडी किया। आई थिंक दिस इज इनफ फॉर दिस सेशन। इन नेक्स्ट सेशन आई एम गोना डिस्कस मोर अबाउट दिस चैप्टर। टिल देन गुड लक।